नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। अब देखिए आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या इंक्लूड करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जो सबसे बड़ा लॉ है भारत का वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद है। It lays down the framework defining fundamental principles, establishing the structure and duties of citizen। तो मेनली ये क्या करता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है कि जो भारत है वो किस प्रिंसिपल्स पे गवर्न होगा, और दूसरी चीज़ क्या बताता है कि कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, और जो सिटीजन्स हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को पता चलती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पूछा गया है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है। तो द टर्म फेडरलिज्म रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए किसी कंट्री में अगर एक लेवल से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे आप भारत में देखेंगे तो भारत में अगर देखा जाए तो यूनियन अलग है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, और स्टेट के बाद अगर आप देखेंगे तो थर्ड टायर जो है वो पंचायती राज है, और वो अलग एक सेपरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आप भारत में देखेंगे तो मेनली 2 टियर गवर्नमेंट है, आप इसको 3 भी कह सकते हैं कि 3 टियर गवर्नमेंट है। तो सेंटर और स्टेट में मेनली गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरीके का डिवीजन है उसको क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया नेम ऑल द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन करी गई हैं वो आपको बताना है कौन कौन सी और कितनी है। तो पहले याद रखिएगा कितनी है, तो टोटल है 6। कौन कौन सी है, पहली है राइट टू इक्वालिटी, दूसरी है राइट टू फ्रीडम, तीसरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अगर कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक राइट है आपके पास में। तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब ये है कि जो भी आप रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहें भारत में वो सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और लास्ट है आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये है कि अगर ऊपर कोई भी आपकी राइट को मतलब सरकार अगर आपकी कोई भी राइट या कोई भी पर्सन आपकी राइट को छीनता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट कहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। अब वहाँ पर आपको बताना है राइट टू इक्वालिटी क्या होती है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि सारे लोग अगर भारत में देखे जाएं तो वो लॉ के सामने क्या है, इक्वल हैं। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, आम इंसान हो, सारे के सारे लोग क्या हैं, भारत के संविधान और भारत के लॉ के आगे, न्याय के आगे सबके सब एक समान हैं। तो यही कहता है आपका राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद आते हैं व्हाट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपसे पूछा गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। तो देखिए इसमें मेनली बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे जो भी ट्रैफिकिंग होती है। अब ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे लोग खरीदे और बेचे आते हैं तो वो सब चीज़ें मना है, प्रोहिबिट करी गई हैं इसमें। फोर्स्ड लेबर, अगर कोई बंधुआ मजदूरी कराता है, फोर्स्ड लेबर कराता है, तो वो भी आपके पास राइट है कि आप वो चीज़ ना करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मना है। इसके बाद अगर कोई भी चिल्ड्रन आपको 14 साल से कम में काम करता दिखाई पड़ता है तो वो भी एक ये कह सकते हैं कि इल्लीगल चीज़ है। तो ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। इसका मतलब ये है कि 14 साल से नीचे का कोई बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, और मेनली फैक्ट्रीज़ में जो ऐसी इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कोई भी बच्चा काम नहीं करता। तो ये सारी के सारे क्या हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6th क्वेश्चन में कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया हाउ हैज़ द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफन बीन रिफर टू। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट का सेक्शन है वो क्या रिफर किया गया, मतलब उसको किस तरीके से रिफर किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक तरीके से उसको कंसाइंस बताया गया है, पूरे संविधान की, पूरे भारत के संविधान की कंसाइंस बताया गया है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट। बताया है कि सब फंडामेंटल राइट जो हैं ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो किसको प्रोवाइड किया जाता है, तो मेनली अगर देखा जाए तो सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो भारत के सिटीजन्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, और वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कोई गलत काम या ये कह सकते हैं कोई भी ऐसी पावर एक्सरसाइज ना कर सके जो इलीगल हो। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर स्टेट की या गौरव सरकार की ना हो सके, इसके लिए चीज़ करी जाती है कि मतलब सरकार इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए कि लोगों को कुछ समझे ही ना। ठीक है, ऐसी पावर अप्लाई ना करने लग जाए। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट डज स्टेट रेफर टू। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है? तो स्टेट का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ये स्टेट यहाँ पर नहीं होता है। स्टेट का मतलब होता है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट पीपल हु कैरी ऑक्यूपाई अ डेफिनिट टेरिटरी। तो मेनली यहाँ पर आपको बताएं तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है ये सारी लोगों की हो रही है। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो मेनली गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टेट बोला जाता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब कुछ और नहीं है। फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, सबका सब कुछ क्या है, स्टेट के अंदर में आता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट कॉज्ड फियर अमंग द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए जो लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे, उनके अंदर डर क्या था? तो उनके अंदर डर मेनली ये था कि उस समय अगर देखेंगे आप तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग-अलग कम्युनिटी के थे, अलग-अलग ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज बोल रहे थे। तो सबके लिए एक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो यहाँ पर यही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है व्हाट डिड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू टू कम आउट ऑफ देयर फियर। तो उन लोग ने ऐसा क्या किया जिससे उन लोग का ये जो डर है ये दूर हुआ? तो देखिए इसके लिए मेनली अगर देखा जाए तो उन लोगों ने कई सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं सरकार में जो सरकार को कंट्रोल करता है, जो सरकार की पावर्स को लिमिट करता है कि सरकार की पावर कहीं एब्सोल्यूट ऐसी ना हो जाए कि ये लोगों को परेशान करे। तो ऐसी कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाई गई है। और जैसे फंडामेंटल राइट्स है उसको भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट? अगर भारत को देखा जाए तो भारत में सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? तो सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि हम लोग, जो भारत का संविधान है, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज आपको समझनी है कि भारत के संविधान में कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये कह सकते हैं सरकार किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। तो ये सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया वाई डू द पीपल ऑफ नेपाल नॉट वांट टू एडहेयर टू देयर प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए नेपाल के जो लोग हैं वो अपने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों नहीं टिके रहना चाहते थे, ये आपको बताना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो उनका प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनके कंट्री के जो आइडियल्स थे उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब उनके जो कंट्री के आइडियल्स थे, या कह सकते हैं जिस पे कंट्री उनकी टिकी हुई थी, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए नेपाल को जो चीज़ चाहिए थी, या ये कह सकते हैं कि हम लोग के पास जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम लोग को जो एक कंट्री चाहिए थी उसी तरीके का हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन नेपाल के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं है जो वहाँ के लोग चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए वो लोग अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पे टिके नहीं रहना चाहते थे, वो लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर फिर से शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो इसका पर्पस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात है रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कई सारे सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, और उन रूल्स के अलग अलग पर्पस होते हैं। इट टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। ये बताता है कि हम लोग की सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, मतलब हम लोग की सोसाइटी किस तरीके की है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड up of different communities of people who share certain beliefs but they may not necessarily agree on all issues। देखिए हम लोग की जो कम्युनिटी है उसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अब क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो उनकी जो भी प्रायोरिटीज होंगी वो अलग अलग होंगी, उनकी सोच अलग अलग होगी। अब सोच अलग अलग होगी तो जरूरी नहीं कि सारी हर एक इशू पे उनकी सबकी सोच एक ही जैसी हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं कि कोई भी पर्पस हो, मतलब सारी कम्युनिटी एक मिलजुल कर रहे, किसी में कोई मनमुटाव ना हो। तो इस तरीके के जो रूल्स बनते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में बनते हैं। ठीक है, कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। और मतलब इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि ज्यादातर लोग जिस तरीके से चाहते हैं कि कंट्री को गवर्न होना चाहिए, कंट्री उसी तरीके से गवर्न होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, कि मतलब हम लोग क्या डेमोक्रेसी रहेगी कि ऑटोक्रेसी रहेगी, ये सारी चीजें कहाँ बताई जा गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई। जैसे आपको पता होगा भारत में देखा जाए तो भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है, और बहुत सफल डेमोक्रेसी आप लोग कह सकते हैं, बहुत सक्सेस है डेमोक्रेसी भारत की। तो ये सब चीजें कहाँ पता चलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ही पता चलती हैं। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस
दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद दीज सोसाइटीज। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसी होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से वो गवर्न मतलब ये कह सकते हैं कंट्री में गवर्नेंस करेगी, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी, किस तरीके से पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ये सब चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताई गई हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर बन रही है मान लीजिए डेमोक्रेटिक वे में, तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, उसको भी एक चीज को फॉलो करना होगा और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या कह रहा है, डिफाइन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है प्रियम्बल क्या होती है। तो प्रियम्बल बिगिंस विद द प्रीफेस और शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ये कह सकते हैं एक समरी टाइप की दी गई है जो प्रियम्बल में लिखी हुई है। इट प्रोवाइड्स अ की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इससे हम लोग बहुत छोटे में समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह सकते हैं मेन मेन मोटी मोटी चीजें हैं वो क्या है, वो चीज सारी प्रियम्बल में लिखी हुई है। इट लिस्ट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, the objectives to be achieved by the political system and the way of adoption एंड इनैक्टमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे जो सोर्सेज हैं, ठीक है, मतलब अथॉरिटी के जो सोर्स हैं वो बताए गए हैं। दूसरा, किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे अटेन करे जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, ठीक है, किस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करेंगे, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब प्रियम्बल में बताई गई हैं। इसके बाद कहा गया इट हाइलाइट्स द गोल एंड एस्पायरेशंस ऑफ इंडियंस, मतलब अब जो जो भारतीयों के गोल हैं, जो एस्पायरेशंस हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। देयरफॉर इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए प्रियम्बल को क्या बोला गया है, सोल मतलब आत्मा बोला गया है भारत के संविधान की। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है व्हाई डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्ज शेड्यूल कास्ट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सर्विसेज। तो बी आर अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट मतलब जो दलित कहलाते थे पहले, उनको सिविल सर्विसेज को और गवर्नमेंट को ज्वाइन करने को क्यों कहा है। तो इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपको पता होगा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। ही बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सेफ गार्ड इन दी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनको ये लगता था या इनको ऐसा लगा कि जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के बारे में लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, शोषित किया जाता था, ठीक है। तो उनको ये लगता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा है तो कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए कि एससीज जो हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित्स हैं, उनको एक सेफगार्ड मिल सके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, सेफ्टी रहे, मतलब उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक बचा कर रखे, कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर कोई एक्सप्लॉइटेशन ना होने दे, इस तरीके से, मतलब जो जो भी लोग हैं उनके उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन ना करें। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी इन्होंने लिखी हैं। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉज तो हम बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज तो बन जाएंगे, न्यायपालिका तो बन जाएगी या लॉज तो बन जाएंगे, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, द शेड्यूल कास्ट हैज रीजन टू फियर, लेकिन फिर भी शेड्यूल कास्ट को डरना पड़ेगा। क्यों डरना पड़ेगा, क्योंकि इन लॉज को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, अपर कास्ट हिंदू ऑफिसर्स ही कर रहे होंगे। तो अगर ये अपर कास्ट हिंदू ऑफिसर्स ही इसको एडमिनिस्टर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है इस चीज के लिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि एससीज को, दलित्स को यहाँ पर आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा, ऑफिसर बनना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो लॉस का वो इनके हाथों में भी हो, ठीक है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि एससीज को भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहिए और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज को भी ज्वाइन करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, क्या पूछा गया है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो अभी हमने आपको बताया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट केवल एक फॉर्म में नहीं होगी, गवर्नमेंट केवल वन टीयर नहीं होगी, गवर्नमेंट एक से ज्यादा टीयर, मतलब उसका डिवीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की वो डिवाइड करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे भारत में आप देखेंगे तो जो भी सरकारें हैं वो सरकार केवल सेंटर की नहीं है, सेंटर की अलग है और सरकार की मतलब स्टेट की अलग है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री को गवर्न करने की वो सेंटर की भी है और साथ ही साथ स्टेट्स की भी है। और यहाँ पर एक और नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको पंचायती राज कहा गया है, ये थर्ड ईयर कहलाता है किसका, सरकार का, गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी में देखिए आगे क्या कहा गया, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। आपको पता है भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो बहुत अलग-अलग कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। जैसे आप नॉर्थ में चले आएँगे तो नॉर्थ पूरी कम्युनिटी अलग है, साउथ में चले आएँगे तो बिल्कुल ही अलग है, ईस्ट में चले आएँगे तो अलग है, वेस्ट में चले आएँगे तो अलग है। ठीक है? तो इसका मतलब बहुत सारी अलग-अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं। ठीक है? अब इन सारी कम्युनिटीज़ को गवर्न करने के लिए अगर केवल मान लीजिए सेंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है, सेंटर मान लीजिए पीएम बैठा है और वो सोच रहा है कि इनकी सारी पॉलिसीज़ बनाए तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि भारत में अलग-अलग तरीके की कम्युनिटीज़ पाई जा रही है, अलग-अलग तरीके के लोग पाए जा रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज़ेशन किया गया है, कह सकते हैं सेंटर को और डिवाइड किया गया है किसमें? स्टेट्स में। Hence, a system of government needs to be revised that did not involve only person sitting in the capital city of Delhi make decisions for everyone. तो इसीलिए यहाँ पर एक ऐसी चीज बनाई गई, फेडरलिज्म बनाया गया, जिससे केवल सेंटर ही इन लोगों के लिए सारी पॉलिसीज ना बनाए, सारा डिसीजन मेकिंग सिर्फ सेंटर पे जो आदमी बैठा हुआ है, जो दिल्ली में आदमी बैठा है जिसको पीएम कहा गया, वो अकेले सारा काम ना करे। इंस्टेड इट वाज नेसेसरी टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इसके लिए एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए यहाँ पर स्टेट्स आए। सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया, जिससे जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें ज़्यादा अच्छे डिसीजन बनाए जा सके, उनके लिए ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। इन दिस वे इट विल बी ईजियर टू मेक पॉजिटिव एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज वेल एज स्टेट्स, और इसी तरीके से जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है और स्टेट्स का भी डेवलपमेंट इसी तरीके से अच्छे से हो सकता है। एक्सप्लेन राइट टू इक्वालिटी इन डिटेल, अब आपको बताना है राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा संविधान क्या कहता है कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं लॉ के सामने। ठीक है? तो एवरी पीपल या एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यही हमारा राइट टू इक्वालिटी का मेन सेंट्रल आइडिया है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री, और इसका मतलब क्या हुआ कि सारे लोग जो हैं भारत में वो इक्वली प्रोटेक्ट किए जाएंगे भारत के संविधान से या लॉ। और इसके बाद एक और चीज कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस, मतलब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि किसी भी सिटीजन को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी चीज को लेके, उनके रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके या सेक्स को लेके। अब ऐसा नहीं है कि जो दलित है उसको न्याय नहीं मिलेगा, या जो ब्राह्मण से उनको न्याय मिल जाएगा, जो पहले हालांकि हुआ करता था। अब ये सब चीजें संविधान में नहीं है, तो संविधान ये सब कहीं भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। तो इसी को कहा गया राइट टू इक्वालिटी। ठीक है? कास्ट हो चाहे सेक्स हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी सेक्स का, किसी भी रिलीजन का कोई पर्सन है, वो सारे के सारे इक्वल हैं किसके सामने? लॉ के सामने। एवरी पर्सन हैज एन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं सारे लोग उसमें जा सकते हैं। जैसे कोई भी होटल है उसमें कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं केवल वही होटल में जाकर खाना खा सकती, कोई भी जा सकता है। प्लेग्राउंड है, शॉप्स है, तो सब में कोई भी जा सकता है। टेम्पल्स हो गए, ठीक है, मॉस्क हो गए, सब में कोई भी जा सकता है। ठीक है? वो डिपेंड करता है, वो तो अलग एक रिलीजन वाली बात हो गई। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप एम्प्लॉयमेंट में अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में भी स्टेट कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि ये नौकरी जो निकली है, ठीक है, इसमें केवल मेल ही लिए जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जिसमें केवल फीमेल ही ली जाती हैं, कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं केवल मेल ही लिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई जनरल रिक्रूटमेंट निकल रहा है, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें केवल मेल ही लिए जाएंगे या इसमें केवल फीमेल ही लिए जाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर जनरल रिक्रूटमेंट है तो उसमें सारे के सारे लोग लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर की फीचर्स की बात करी जाए तो पहला की फीचर जो है वो क्या है? फेडरलिज्म है। अभी हमने आपको फेडरलिज्म के बारे में बताया था। फेडरलिज्म में मेनली ये है कि जो कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल कंट्री में सेंटर के पास नहीं है, उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी गई है और साथ ही साथ पंचायती राज भी बनाया गया है, जिससे सही तरीके से पॉलिसीज बनाई जा सके, इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर वही बात कही गई है कि कोई अगर पर्सन सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है तो वो सारे डिसीजन ना बनाए सारे लोगों के लिए। इसीलिए क्या बनाया गया? स्टेट बनाया गया कि स्टेट जो है वो ज्यादा जानता है अपने लोगों के बारे में, तो वो जो भी पॉलिसीज बनाएगा अपने लोगों के बारे में ज्यादा अच्छे से बनाएगा एज कम्पेयर टू सेंटर। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, देखिए स्टेट के पास कुछ ऐसी अथॉरिटी होती है, कुछ ऐसी ऑटोनॉमी होती है जो ये बिना सेंटर की मदद से, मतलब जिसमें सेंटर की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, और ये अपने आप से कई सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, कई सारे इश्यूज पे खुद ही स्टेप ले सकता है। उसमें सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंटर का कोई उसमें काम नहीं है। सब्जेक्ट ऑन नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल दीज स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कुछ ऐसे ये कह सकते हैं इश्यूज होते हैं जिसमें सेंटर की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए डिफेंस का कोई इशू है, ठीक है, तो इसमें जो भी रोल होगा, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा।
अंडर द फेडरलिज्म द स्टेट्स आर एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। देखिए फेडरलिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि जो स्टेट होता है, स्टेट क्या होता है, एजेंट्स होते हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये एजेंट्स होते हैं। एंड दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, सारी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी जो संविधान है, हमारी जो ये कह सकते हैं गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, और फिर वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने हमारे हम लोग की बात पार्लियामेंट में जाके रखते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कहाँ पर है, अगर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अगर आप स्टेट में देखेंगे तो स्टेट में, अगर आप देखेंगे तो स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और अगर आप सेंटर में देखेंगे, सेंटर में क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। इनको इलेक्ट कौन करता है, तो इनको जनरल पब्लिक इलेक्ट करती है। कौन इलेक्ट करता है, जनरल पब्लिक इलेक्ट करती है। ठीक है, और फिर ये जो जनरल पब्लिक है इलेक्ट करेगी, और फिर ये जाके बैठेंगे और हम लोग की जो बातें हैं वो आगे जाके बताएंगे। जो भी हम लोग की परेशानी है, जो भी पॉलिसी बननी है, वो इन्हीं के थ्रू ही बनती है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी है, और वो ये है कि भारत में सारे लोग जो हैं 18 प्लस, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया है, मतलब 18 प्लस के सारे लोग क्या देते हैं, चुनाव करते हैं, वोटिंग करते हैं, और अपनी सरकार को चूज करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत मतलब सारे लोगों को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये राइट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पे कहा गया, दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो चाहे एमएलए हो, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ये सब कौन इसको कौन इलेक्ट कर रहा है, तो जनरल पब्लिक इसकी इलेक्शन करती है, मतलब इनको इलेक्ट करती है। ठीक है, एट द सेम टाइम एवरी सिटीजन, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो सारे सिटीजन के पास ये भी राइट होता है कि वो किसी भी चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में वो आसानी से खड़े भी हो सकते हैं। अलग अलग सबके क्राइटेरिया है, अलग अलग एज लिमिट है, ये सब चीजें भी आप लोग को समझनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए नीचे बताई गई है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू दी पीपल। तो किसके लिए अकाउंटेबल है, किसकी जवाबदेही होती है, मतलब ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे, ये जवाब किसको देते हैं, फाइनली लोगों को देते हैं। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो किसके लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि सेंटर के पास पावर्स अलग तरीके की हैं, स्टेट के पावर पावर अलग तरीके की हैं। ये तो पहला हुआ सेपरेशन ऑफ पावर। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेशन ऑफ पावर जो है, यहाँ पर 3 ऑर्गन्स के बारे में बताया गया, जो कि गवर्नमेंट में होते हैं। 3 ऑर्गन क्या क्या होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव में आईएएस ऑफिसर्स आते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं बहुत बड़े-बड़े जैसे प्रेसिडेंट हो गए आते हैं, गवर्नर आते हैं, तो ये सब एग्जीक्यूटिव में आएगा। और जुडिशरी जो है वो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। अब कोई भी तीनों में से कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर सके, इसीलिए तीनों को बिल्कुल अलग रखा गया है, या कह सकते हैं तीनों को बिल्कुल यूनाइटेड रखा गया है। यूनाइटेड ये कह सकते हैं कि तीनों को अपने में ऑटोनॉमस रखा गया है, मतलब कोई किसी के ऊपर ये मतलब अगर मान लीजिए कि जुडिशरी कोई गलत काम कर रही है तो एग्जीक्यूटिव उसको देख सकता है, एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम कर रही है तो उसको लुक आउट लेजिस्लेचर कर सकता है, जुडिशरी कर सकती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि यहाँ पर जितने भी आपके पास ऑर्गन्स दिए गए हैं, वो अपने पावर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और दूसरों को चेक कर सकते हैं कि दूसरा कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे। इसके बाद हम लोग के संविधान में एक फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है। फंडामेंटल राइट क्या है, कंसाइंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसे मेनली ये इसलिए दिया गया है कि कोई भी सरकार जो है वो एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ना कर दे पावर की, मतलब कोई भी ऐसा पावर का मिसयूज ना करे लोगों के ऊपर, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो मेनली मिसयूज को कम करने के लिए ये सारी चीजें दी गई हैं कि अगर मान लीजिए सरकार है और सरकार लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, उनके अगेंस्ट कोई काम कर रही है, तो कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसी में क्या बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट। तो जो फंडामेंटल राइट है वो कैसी राइट है, तो ये एक ऐसी राइट है जो इंडिविजुअल्स को दी गई है और स्टेट के अगेंस्ट दी गई, मतलब स्टेट अगर कोई काम करता है इसके अगेंस्ट, तो जो इंडिविजुअल है वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म की बात भी करी गई है कि भारत की जो सरकार होगी या जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, फिर चाहे कहीं की भी वो गवर्नमेंट हो।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, डिस्क्राइब ऑल द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहली फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सारे लोग जो हैं, चाहे कोई भी हो, वो इक्वल है बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सारे के सारे लोग क्या है, बराबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इट मीन्स दैट ऑल पीपल शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री। मतलब भारत में जो भी लॉ बना हुआ है, जो भी संविधान बना हुआ है, तो सारे के सारे लोग इक्वली प्रोटेक्ट करे जाएंगे उसके तहत। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस। देखिए इसमें एक और चीज कही गई है कि कोई भी सिटीजन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे रिलीजन को लेके हो, चाहे कास्ट को लेके हो, चाहे वो सेक्स को लेके हो। ठीक है। एवरी पर्सन, अब कोई पर्सन कहीं भी जा सकता है। कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है तो उसमें भी किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम पे आते हैं। राइट टू फ्रीडम क्या है? तो राइट टू फ्रीडम में अगर देखा जाए, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कुछ भी आप चाहें तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। स्पीच का मतलब ये नहीं है कि गए प्रधानमंत्री को गाली दे आए। ठीक है। स्पीच का मतलब ये है कि अगर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर मान लिया कोई सरकार गलत पॉलिसीज बना रही है तो उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन भी आप अपने उजागर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें राइट टू फ्रीडम में दी गई हैं। द राइट टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे भारत में। ये भी एक बहुत बड़ी राइट है जो सबके पास, सभी सिटीजन्स के पास दी गई है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी रोजगार आप कर सकते हैं। कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए। नहीं कि गए मनी लॉन्ड्रिंग करने लग गए, तो वो सब चीजें गलत है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है वो ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं करता। ठीक है। मतलब ये नहीं कि मतलब लोगों का ही व्यापार होने लग गया कि लोग खरीदे बेचे आ रहे हैं। तो ये सब चीजें अलाउ हमारा सरकार, या ये कह सकते हैं हमारी संविधान, नहीं करती है। चाइल्ड लेबर बिल्कुल ही मना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और चिल्ड्रन जो वर्किंग अंडर 14 ईयर ऑफ एज है उनका भी जो काम करना है बिल्कुल गलत है। ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है कि कोई भी, अगर मान लीजिए इंडिया का सिटीजन है या बाहर का सिटीजन है, उसकी कोई भी, मतलब ये समझ लीजिए कोई भी अगर उसका रिलीजन है तो उसको भारत में आके वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए विदेश से क्रिश्चियन आता है और वो चर्च जाना चाहता है तो नहीं, उसको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एजुकेशनल राइट का मतलब ये है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, या जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकती हैं और उसको, जो भी उनके कल्चर हैं उनको प्रिजर्व कर सकती हैं और अपने कल्चर को डेवलप भी कर सकती हैं। तो ये सारी राइट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी को मेनली दी गई है। ठीक है। फिर वो माइनॉरिटी चाहे पॉपुलेशन वाइज हो, चाहे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, मतलब मान लिया कोई भी सरकार या कोई भी पर्सन आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है या छीनने की कोशिश करता है। ठीक है। छीनने का मतलब ये है कि आपके पास कोई फंडामेंटल राइट है, जैसे मान लिया आपके पास राइट टू फ्रीडम है और आपको कोई बोलने नहीं देता, आपको कोई बोलने से मना करता है, जेल में डाल देता है आपको, तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो इसके अगेंस्ट। ठीक है। किस कोर्ट में जा सकते हो? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में जा सकते हो। इसी को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे पास इस तरीके के क्या है, राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोग को दिए गए हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, किसके थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे, क्लास 8 के। तो आई होप ये सारे वीडियोस, ये सारे जो भी कंटेंट था आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो बाकी के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उसको पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।